कहानी की शुरुआत में 5000 साल पहले का वक्त दिखाते हुए थे, जहाँ पर हम एक जालिम राजा को हुकूमत करते हुए देखते हैं। एक वो भी वक्त था जब ये शहर आज़ाद हुआ करता था, लेकिन अब इस जालिम राजा ने यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। ये राजा यहाँ के तमाम लोगों से ज़मीन की खुदवाई करवा रहा होता है। असल में इसको एक ऐसे मटेरियल की तलाश होती है, एक ऐसी चीज़ की तलाश होती है जो इसे जादुई ताकतें दिलवा सकती थी, जो ना सिर्फ इस शहर पर बल्कि पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकता था, जिसकी वजह से ये पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता था। बेसिकली इस मटेरियल का नाम एटर्नियम था, जिसकी मदद से ये ऐसा ताज बना लेगा जिसकी वजह से ये अपने अंदर सुपर हॉर्सेस की पावर हासिल कर सकता है। यहाँ पर मामूल के मुताबिक जब मज़दूर खुदाई कर रहे होते हैं तो यहाँ पर एक मज़दूर को वो एटर्नियम पत्थर मिल जाता है, जिसको वो जालिम राजा हासिल कर लेता है और बहुत जल्द ही वो अपना ताज बना लेता है। इसको पहनने से इसको बहुत ज़्यादा ताकतें मिलने वाली हैं। इस बीच हम एक छोटे से लड़के को भी देखते हैं जो इस जालिम राजा के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है। वो गाँव वालों को समझाता है कि हमें इस जालिम राजा से बचना चाहिए, हमें इसके आगे नहीं झुकना चाहिए। लेकिन जब ये जालिम राजा को पता चलता है कि ये लड़का मेरे खिलाफ़ हो चुका है तो वो इसे फांसी देने का हुक्म दे देता है। और जैसे इसको मारा जा रहा होता है वो लड़का एकदम से गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे देवता बैठे हुए होते हैं। ये देवता इस बच्चे को कहते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा हिम्मत का काम किया और हमें ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम तुम्हें एक ऐसी पावर देने जा रहे हैं जिसमें तुम एक लफ्ज़ शेज़ाम बोलते ही बदल जाओगे और तुम्हारे अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि तुम ऐसे ताकतवर इंसान बन जाओगे कि तुम उस जालिम बादशाह का मुकाबला कर सकोगे, यानी उसका सामना कर पाओगे। और इस लड़के ने ऐसा ही किया, उसने शेज़ाम बोला और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है और वो फ़ौरन ही उस राजा के महल में आ जाता है, जहाँ पर वो राजा अपना शैतानी ताज पहन रहा होता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ जाएंगी। लेकिन ये छोटा लड़का जो शेज़ाम बोलने के बाद अब बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका होता है, वो वहाँ आकर तबाही मचाने लग जाता है और सबको मारने लगता है। ये इतना जालिम होता है कि बादशाह को मारने के बाद पूरे शहर को तबाह कर देता है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है 5000 साल के बाद। इस टाइम में हमें दिखाया जाता है, हमें वही शहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक गैंग ने पूरे तरीके से शहर पर कब्जा कर रखा होता है, लोगों पे जुल्म कर रहे होते हैं, लूटमार कर रहे होते हैं और पूरी तरह से इस शहर को कंट्रोल में कर रखा होता है। असल में इस गैंग का एक ही मकसद है कि उस ताज को तलाश करना है, यानी कि ये उसी ताज उसी क्राउन को तलाश कर रहे होते हैं जो आज से 5000 साल पहले उस जालिम राजा ने बनाया था। वो खुद तो मारा गया था लेकिन उसका ताज अभी भी कहीं इसी शहर में दफन था। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना होता है, वो भी इस ताज को ढूंढ रही होती है। अब ये लड़की पुरानी चीज़ों को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होती है, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट होती है, यानी ये वो लोग होते हैं जो ज़मीन की खुदाई करते हैं और हिस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा मालूमात भी रखते हैं। और अब ये लड़की एड्रियाना एक गार में जाती है जहाँ पर काफ़ी कोशिशों के बाद इसको वो ताज मिल भी जाता है। अभी ये एड्रियाना और इसका साथी इस बात को लेकर खुश हो ही रहे होते हैं कि हमें पता चलता है कि इसका एक साथी जिसका नाम इस्माइल है वो उस गैंग के साथ मिला हुआ जिसने पूरे शहर पर कब्जा कर रखा है। तभी इस्माइल अपने साथ आए हुए एक और साथी को मार देता है और अपनी गैंग के दूसरे लोगों को भी इस गार में बुला लेता है। सब लोग इसकी तरफ गन पॉइंट करते हैं और एड्रियाना से ताज मांगते हैं। एड्रियाना वो ताज हमें दे दो, ये कहते हैं। तभी ये लड़की नीचे देखती है और वहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। जब ये इसको पढ़ती है तो इसके मुंह से निकल जाता है शेज़ाम। ये लफ्ज़ बोलते ही वहाँ पर ब्लैक एडम आ जाता है और वहाँ पर आए हुए सब गुंडों को मारने लगता है और इतना मारता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं बच पाता। और जबकि रही बात इस्माइल की, जो कि गुंडों के साथ मिला हुआ था और वो वहाँ पर मरने की एक्टिंग करता है, इसलिए इसकी जान वहाँ पर बच जाती है, क्योंकि एड्रियाना ने ब्लैक एडम को ज़िंदा किया होता है, यानी उसे दोबारा जगाया होता है, तो वो उसको कुछ भी नहीं कहता। अभी ब्लैक एडम वहीं पर होता है कि गैंग के कुछ और लोग आ जाते हैं और इस पर एक स्पेशल वेपन से अटैक करते हैं। ये वेपन उसी एटर्नियम मेटल से बना होता है जिसकी मदद से वो ताज भी बना होता है। और जैसे ही ये मिसाइल ब्लैक एडम को लगता है तो वाकई उसे दर्द महसूस होता है। ब्लैक एडम को उस मारने से गुंडे की जान तो ले ही लेता है, पर उस रॉकेट या मिसाइल के लगने की वजह से खुद भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो हमें ये पता चलता है कि एटर्नियम एक ऐसा मेटल है जो कि ब्लैक एडम की कमज़ोरी है। इसी मटेरियल से, यानी इसी एटर्नियम से ब्लैक एडम को मारा भी जा सकता है। ये देखती है एड्रियाना बहुत परेशान होती है और उसे अपने घर ले जाती है। जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है तो वो यहाँ पर एड्रियाना के बेटे से मिलता है। ये बच्चा उसे बताता है कि 5000 साल से आप उस गार पे बंद थे, क्योंकि हमारा शहर गुलामी में बसर कर रहा है, वो गैंग हमें जीने नहीं दे रहा और आप हमारे लिए एक मसीहा बनकर आए हो। आप ही हमारे शहर को उस गैंग से बचाओगे। ब्लैक एडम को यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि आज से 5000 साल पहले यही मेरा शहर हुआ करता था और अब सब कुछ बदल चुका है और इस शहर को बचाने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ और मुझे इस शहर और यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं। और ये बात कहते ही वो घर से बाहर आ जाता है और शहर में फिरने लगता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इसके बाद फीमेल लीडर, जिसका काम इस दुनिया में आने वाले सुपर हीरोज़ और सुपर विलन्स को रोकना होता है,
दुनिया में ऐसे हालात रखने होते हैं जिसकी वजह से आम लोगों को कोई परेशानी ना आए और हमारी ज़मीन को भी कोई ख़तरा ना हो। और वो एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही होती है और वो कहती है कि ब्लैक एडम अब वापस आ चुका है और इस बार भी अगर उसे ना रोका गया तो वो पहले की तरह फिर से तबाही मचा देगा और अगर वो पागल हो गया या गुस्से में आ गया तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन है। हॉकमैन इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है और अपनी टीम इकट्ठी करता है जिसमें और भी बहुत से सुपर हीरोज़ शामिल होते हैं और सब मिलकर ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। उस गैंग के कुछ लोग एड्रियाना के घर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वो ताज अभी भी उसके पास है, तो वो ताज को लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो एड्रियाना की फैमिली पर हमला करते हैं तो ब्लैक एडम वहाँ पर उनको बचाने के लिए आ जाता है और उस गैंग के लोगों को फिर से एक बार मार देता है और बचे हुए कुछ लोगों से यह भी फाइट कर ही रहा होता है कि उस वक्त हॉकमैन की बनाई हुई टीम वहाँ पर आ जाती है। सब मिलकर ब्लैक एडम से लड़ाई करने लगते हैं लेकिन अभी भी ब्लैक एडम उन पर भारी पड़ रहा होता है। लोग और सोसाइटी, जस्टिस सोसाइटी मिलकर इसका भी मुकाबला नहीं कर सकते लेकिन फिर भी ये उनसे लड़ रहा होता है। उस वक्त ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है और जस्टिस सोसाइटी की टीम जो कि हॉकमैन ने बनाई होती है वो एड्रियाना के पास आते हैं और उससे मदद मांगने लगते हैं कि तुम हमारी हेल्प करो उसको पकड़ने में। एड्रियाना कहती है कि तुम तब कहाँ जब हम पे ये जुल्म हो रहे थे और तुम लोगों को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक ब्लैक एडम ही है जिसने हमें बचाया, जब मैं मरने वाली थी तो उसी ने ही मुझे बचाया था। जस्टिस सोसाइटी के लोग कहते हैं कि जिसको तुम समझ रहे हो कि वो तुम्हारी हिफाजत कर रहा है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आज से 5000 साल पहले उसने हमारे इसी शहर को पूरे तरीके से तबाह कर दिया था और भला आखिर ये लोग एड्रियाना को राज़ी करा ही लेते हैं और इसीलिए एड्रियाना सबको ब्लैक एडम के पास ले जाती है कि हम बैठ के आपस में बात कर सकें और ताकि ये एक दूसरे को समझ सकें और इनकी आपस की लड़ाई आपस में ही ख़त्म हो जाए। तभी ये दूसरी तरफ इस्माइल जो कि एड्रियाना का साथी उसके घर में एंटर हो जाता है ताकि वो ताज वहाँ से ढूंढ सके और उसका इस्तेमाल अपने लिए कर सके। लेकिन जब उसे वहाँ ताज नहीं मिलता तो वो गुस्से में एड्रियाना के बेटे को उठाकर अपने साथ ले जाता है। यहाँ इसका बेटा काफ़ी चालाकी से अपनी माँ एड्रियाना को फ़ोन मिलाता है, यानी कि कॉल करता है और सब कुछ बता देता है कि मुझे किडनैप कर लिया गया और मुझे इस्माइल ने ही किडनैप किया है। और ये सब सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसीलिए जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम से हेल्प मांगती है। मेरे बेटे को वापस लाने में मेरी मदद करो। ये दोनों राज़ी भी हो जाते हैं और मिलकर उसके बेटे को ढूंढने लगते हैं। यहीं पर हॉकमैन उस गैंग के 2 आदमियों को पकड़ लेता है और मार के पूछने पर उसे पता लगता है कि इस्माइल कहाँ पर है। इस्माइल ने उसके बेटे को एक खुफिया जगह पर रखा होता है जो कि एक रेगिस्तान में है। और जब ये सब यानी ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस्माइल ने उसके बेटे पे गन पॉइंट की हुई होती है। और यहाँ पर इस्माइल एक राज बताता है कि वो गैंग जो पूरे शहर में तबाही मचा रही है उसका लीडर मैं ही हूँ और ये सब गुंडे मेरे लिए ही काम करते हैं। इसीलिए वो एड्रियाना को कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे की जान बचानी है तो वो ताज मुझे दे दो। तो ये परेशान माँ उसको वो ताज दे देती है ताकि उसके बेटे की जान बच सके, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसके बेटे पर गोली चला देता है। और जैसे ब्लैक एडम ये देखता है तो वो तेज़ी स्पीड से उड़ता हुआ उसके आगे जाता है और उसकी जान बचा लेता है। और यहाँ पे इस्माइल को अपनी लाइटनिंग जलाकर मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है। यहाँ पर ब्लैक एडम भी हॉकमैन से मिलता है और उसको एक बहुत बड़ा राज बताता है कि आज से 5000 साल पहले वो लड़का जिसने उस जालिम राजा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी वो मैं नहीं था बल्कि वो मेरा बेटा था। जब ये जालिम राजा मेरे बेटे को मार रहा था तो उसी वक्त वहीं से गायब हो गया था, यानी कि मेरा बेटा गायब हो गया था। उस चीज़ को देखते हुए जालिम राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि अब वो मेरे बेटे को तो ढूंढ नहीं पा रहा था, तो उसने मेरे घर वालों को और मुझे पकड़ लिया और हमें बहुत मारा पीटा। इतने बुरे तरीके से मारा गया है कि शायद कोई जानवरों को भी ऐसा नहीं सलूक करता होगा। और देखते ही देखते मेरी वाइफ वहीं पर मारी गई और मैं भी तकरीबन मरने वाला ही था। तभी मेरा बेटा मेरे पास वापस आया और उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी, यानी कि पावर्स थी। उसने अपनी पावर्स मुझे दे दी, यानी कि अब सारी पावर्स मेरे अंदर आ चुकी थी। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी जालिम राजा के लोगों ने एक बार फिर से हमला किया दिया। वहाँ पे मैं तो बच गया क्योंकि मेरे पास बहुत सारी सुपर पावर्स थी, लेकिन मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने ही मारा गया। अपने बेटे को मरता देख मैं बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गया, यानी मुझे गुस्सा आ गया। मैंने जालिम राजा और उसके लोगों को मार दिया, लेकिन वहाँ वो पावर्स और वो शक्तियाँ मेरे काबू से बाहर हो गई और इन्हें कंट्रोल नहीं कर सका मैं। और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने ना चाहते हुए भी मेरा पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। मेरे ऐसा करने की वजह से उन देवताओं ने जिन्होंने मेरे बेटे को शक्ति दी थी वो शक्ति अब मेरे पास है, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके थे। मैंने अपनी पावर्स का मिसयूज़ किया है, मैंने अपनी पावर्स को कंट्रोल में नहीं रखा, इसलिए उन्होंने मुझे उस केव में बंद कर रखा था। मैं कई हज़ार साल तक उस केव में यानी कि उस गार में बंद रहा। जब एड्रियाना ने आके नाम लिया तब मैं एक बार दोबारा ज़िंदा हो गया। यहाँ पर ब्लैक में एडम को बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता है कि उसकी वजह से पहले भी बहुत ज़्यादा तबाही मची थी और अब भी बहुत ज़्यादा तबाही मची है।
बहुत से लोग मारे गए और फिर वो हॉकमैन को कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, यानी कि मैं अपने आप को आपके हवाले करना चाहता हूँ, मैं अपनी पावर्स को ख़त्म करके तुम लोगों के हवाले करना चाहता हूँ ताकि मेरी वजह से कोई और नुकसान किसी को ना पहुँचे। इसके बाद ब्लैक एडम शेज़ाम का वर्ड बोलता है और वो वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, यानी वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है, जिसके बाद उसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं रहती। जब तक ये दोबारा शेज़ाम नहीं बोलेगा तब तक ये वापस ब्लैक एडम नहीं बन सकता। इसलिए ये इनसे रिक्वेस्ट भी करता है कि तुम लोग मेरे साथ कुछ ऐसा करो कि मैं ये वर्ड दोबारा कभी ना बोल सकूँ। आखिरकार ब्लैक एडम को पानी में डाल दिया जाता है और उसके मुंह में एक ऐसी डिवाइस लगा दी जाती है जिसकी वजह से ये बोल ही ना पाए। ये एक छोटी सी जेल होती है जहाँ पर ब्लैक एडम को बंद कर दिया जाता है और दूसरी तरफ इस्माइल को दिखाया जाता है जो मर चुका था और अब वो हेल के अंदर आ गया है। इस्माइल को ये बात शुरू से पता थी कि अगर वो इस ताज की ताकत को हासिल करना चाहता है तो उसका तरीका यही है कि उसको वो ताज अपने हाथ में पकड़ना होगा और उस वक्त कोई उसको मारे, यानी कि ख़त्म कर दे, और वो मरकर हेल में आ जाएगा, यानी जहन्नम में आ जाएगा और वो हेल के डीमंस को मिल सकेगा और वो पावर्स हासिल कर सकेगा। ये सारी बातें इस्माइल शुरू से ही जानता था, इसलिए उसने ब्लैक एडम को उकसाया कि मैं जैसे ही एड्रियाना के बेटे को गोली मारूंगा तो ब्लैक एडम उसे बचाने के लिए वहाँ आ जाएगा। वहाँ पर जैसे ही वो आएगा वो मुझे मार डालेगा, और जिसके मुताबिक, यानी कि इस्माइल के मुताबिक, वो प्लान उसका कामयाब हो भी जाता है। उसके प्लान के मुताबिक सब कुछ और होता है। यहाँ हेल के डीमंस इस्माइल से मिलते हैं और उसको अपनी पावर्स दे देते हैं। इस्माइल को जैसे ही पावर्स मिलते हैं, इस्माइल एक आम इंसान नहीं रहता और वो सब्बाक बन जाता है, यानी पावर्स के साथ उस दुनिया में वापस आ जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लग जाता है। जैसे जस्टिस सोसाइटी को इस बारे में पता चलता है वो इसका मुकाबला करने के लिए आ जाते हैं। जैसे इसका मुकाबला कर रहे होते हैं तो उनके सामने काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि उनके दरमियान लड़ाई चलती है, क्योंकि इस्माइल अब बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। सब मिलकर भी उसे रोकने में नाकामयाब हो रहे थे। और फिर इसी वक्त जस्टिस सोसाइटी के एक और टीम मेंबर जिसका नाम डॉक्टर फैट होता है, वो अपनी मल्टी पावर्स फॉर्म में आते हैं और मुख्तलिफ पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सब्बाक को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाते। और ये बात बहुत जल्द ही समझ आ जाती है कि ब्लैक एडम के सिवा कोई नहीं रोक सकता, यानी कि सब्बाक को। इसलिए वो यहाँ पर टेलीपैथी के ज़रिए ब्लैक एडम से बात करने लगते हैं और उसे बताते हैं कि हमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। और ये लोग यहीं पर इस काफ़ी हेल्प भी करते हैं ताकि वो खुद को आज़ाद कर सके और वहाँ से निकले। वहाँ के कुछ सोल्जर्स को ब्लैक एडम वहाँ पर निकल आता है और उस वहाँ के कुछ सोल्जर्स को मारने लगता है और अपनी पावर से बाहर आ जाता है। वो शेज़ाम बोलता है, जिसकी वजह से उसे दोबारा ब्लैक एडम की पावर्स मिल जाती हैं और बगैर वक्त ज़ाया किए सब्बाक को मारने के लिए पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जस्टिस सोसाइटी के लोग अभी तक सब्बाक से लड़ रहे होते हैं और वहीं पर उनका एक दोस्त डॉक्टर फैट अपनी जान से हाथ धो बैठता है, यानी कि मारा जाता है। और हॉकमैन भी इसको काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि पढ़ रही होती हैं सब्बाक से, लेकिन इनकी कोशिशें कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं होती। लेकिन अच्छा तो तब होता है जब उसी वक्त ब्लैक एडम वहीं पर पहुंच जाता है और अब ब्लैक एडम और सब्बाक के दरमियान लड़ाई होने लग जाती है। ये फ़ाइट काफ़ी टक्कर की थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ब्लैक एडम ही है जो सब्बाक को रोक सकता है, यानी कि उसको मार सकता है। और थोड़ी देर बाद ब्लैक एडम सब्बाक के सर से पकड़कर उसके 2 टुकड़े कर डालता है और मुकम्मल तरीके से फाड़कर आखिरकार सब्बाक की जान ले ही लेता है और सब कुछ सुकून में आ जाता है। सब कुछ ठीक होने लगता है। शहर के लोग ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानना शुरू कर देते हैं और सब वो इस बात को मान लेते हैं कि ब्लैक एडम ने उनको और उनके शहर को बचा लिया। इसके बाद हम उस लेडी को देखते हैं जिसने जस्टिस सोसाइटी की टीम को बनाया था ताकि वो ब्लैक एडम को रोक सके, और उससे कहती है कि अच्छा जो भी हो, मगर तुम अपने इस शहर से बाहर ना निकलना, यहाँ के लोगों के मसीहा बनकर रहो और गार्डनर बन के रहो। इससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस शहर से तुमने नहीं निकलना। अगर तुम इस शहर से बाहर आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर ब्लैक एडम बैठा इसको देख रहा होता है और हंसने लग जाता है और कहता है कि मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता। इसका जब कुछ करने को दिल करेगा वो अपनी मर्ज़ी से करेगा। और वो कहती है, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो कि तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, हाँ मगर मैं किसी ऐसे शख्स को जानती हूँ जो तुम्हें रोक सकता है। ब्लैक एडम को गुस्सा आता है और वो स्क्रीन को तोड़ डालता है जिससे वो लेडी बात कर रही थी। स्क्रीन टूटते ही हर तरफ धुआं ही धुआं होने लगता है और उस धुएं से एक सुपरमैन निकल आता है और उसे कहता है कि हमेशा बैठकर बात करनी चाहिए। और इसी के साथ कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है।